हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले कि हमने जो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में जो फोर्स और फील्ड के ऊपर जो क्वेश्चंस किए थे, उसके बाद ये जो टॉपिक है, ये एकदम इससे बिल्कुल अलग इसका पर्सपेक्टिव है देखने का। कि हम प्रॉब्लम को अगर जैसे उसमें करते थे, हम एक पॉइंटेड ये आवेश होता था, ठीक है। ये चार्ज जो था पॉइंटेड होता था, और इसकी वजह से अगर किसी भी पॉइंट पर अगर हम फोर्स निकालते थे तो हम क्या करते थे, इसको इस लाइन से मिलाते थे। तो ये तो हम हो जाती थी हमारी डिस्टेंस आर, और हम फिर लगाते थे कुलाम लॉ लगाते थे। अगर यहाँ पर इसका चार्ज क्यू है और ये डिस्टेंस है, तो हम इस पर या तो फील्ड निकाल लेते थे इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर अगर हमें किसी चार्ज पर अगर फोर्स निकालना हो तो वो भी निकाल सकते थे। तो ये तो क्या, एक पॉइंट चार्ज पर काम करता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे हमें चार्ज बहुत सारी सरफेस पे मिलने लगा। जैसे अगर हमें कोई क्वेश्चन करना हो जिसमें किसी गोले पर चार्ज हो, इस तरह से जो एक शेप हो, या फिर कोई एक प्लेट हो उस पर चार्ज हो, ठीक है। जैसे एक प्लेट पर चार्ज हो, या फिर वायर पर चार्ज हो, इस पर चार्ज हो, इस तरह से जो कुछ थोड़ी डिफरेंट शेप, या फिर आप समझ लीजिए जैसे जो पॉइंटेड जिन पर चार्ज नहीं हो, जिस पर चार्ज एक सरफेस पर फैला हुआ, तब किसी पॉइंट पर अगर हमें निकालना हो जो इससे आर डिस्टेंस पर हो, अगर हमें यहाँ पर फील्ड निकालना हो, तो हमें क्या करना होता है कि हम बहुत छोटे छोटे सेक्शन लेके काम करते थे, ठीक है। पर इनमें क्या होता था, डायरेक्शन ही मेन होता, तो इसका डायरेक्शन क्या, इससे कुछ अलग होगा, इसके पर्सपेक्टिव में कुछ अलग होगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम करने के लिए हमें क्या, एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना पड़ा इसे। उसमें हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं इसके लिए, विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं। अब ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले बता दूं कि विद्युत बल रेखा जो होती है काल्पनिक है, मानी गई है। वास्तव में ऐसी होती नहीं है, पर प्रयोगों में और हम जितने भी एग्जाम्पल देखते हैं उनमें ये सही साबित होती है। तो इसको एक इस पर्सपेक्टिव से देखा गया है कि विद्युत बल रेखाएं किस तरह से काम करती होगी। जैसे विद्युत बल रेखाएं, इसकी डेफिनेशन इस तरह से दी जाती है कि मान लीजिए किसी क्षेत्र में अगर कोई आवेश है, विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश है, तो जब उसको विद्युत क्षेत्र में फ्रीली छोड़ देंगे, जैसे इसको मुक्त छोड़ देंगे कि कहीं भी जाने के लिए ये फ्री है, तो इस पर जहाँ भी बल लगेगा ये उसी दिशा में मूव करेगा। अगर इस पर बल लग रहा होगा इधर, तो इधर मूव करेगा। तो ये इधर मूव करेगा, कुछ देर कुछ टाइम बाद ये यहाँ आ जाएगा। अगर मान लीजिए इस जगह पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, तो ये चलने लगेगा इस तरफ। फिर कोई अलग, फिर इस दिशा पर यहाँ पर आने के बाद अगर फिर दिशा चेंज हो जाएगी, तो मान लीजिए फिर ये यहाँ चला गया। तो इस तरह से इसके जो डायरेक्शन है, ये इस तरह से चेंज होता जाएगा। तो हम इसको एक रेखा के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है। तो किसी विद्युत क्षेत्र में एक आवेश को मुक्त छोड़ने पर वह जिस पाथ पर जाता है, वो उसको हम बल रेखाएं कहते हैं, ठीक है। उसको हम बल रेखा से दिखा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं। तो जो विद्युत बल रेखाएं, ये किसी भी पॉइंट पर किसी आवेश पर, यानी धनात्मक आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताती है। अगर अगर मान लीजिए ये बल रेखा है, विद्युत बल रेखा है, अगर मुझे इस पॉइंट पर बल निकालना हो कि अगर मैं इस पॉइंट पर अगर धनात्मक आवेश को रख देता हूँ, उस पर बल कहाँ रहेगा, तो ये जो लाइन है इस पर हम लगाएंगे एक स्पर्श रेखा। एक स्पर्श रेखा खींचेंगे इस पॉइंट पर, तो ये दिखाएगा इस पर इस रिजल्टेंट यहाँ पर लग रहा है। तो ये जाना चाहेगा इधर, पर जैसे ही थोड़ा सा मूव करेगा तो ये इस तरफ आ गया है, तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो अब लग रहा है इस तरफ। फिर थोड़ा जब यहाँ आएगा, थोड़ा सा इस दिशा में चलने का, तो इसका डायरेक्शन फिर आ जाएगा इस तरफ। तो ये लगातार इसी लाइन पर चलेगा। तो ये जैसे जैसे इसकी पोजीशन चेंज होगी, ये लगातार इसी लाइन पर चलेगा, क्योंकि बल का जो डायरेक्शन है, जो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन है, वो चेंज हो रहा है। तो हम किसी भी फील्ड को जो इस लाइन के थ्रू दिखा सकते हैं, तो इसी को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो हमें ये कॉन्सेप्ट लाना पड़ा विद्युत बल रेखाओं का, जो हमें दिखाता है कि किसी धनात्मक आवेश पर बल किस दिशा में लगेगा। तो अब विद्युत बल रेखाओं की क्या क्या विशेषता होती है, ये पॉइंट बाय पॉइंट लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक आता है विद्युत
बल रेखाओं की विशेषताएं। अब इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि विद्युत बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर खींचे गए, अगर उसका स्पर्श रेखाएं खींचे विद्युत बल रेखाओं पर, है ना? अगर स्पर्श रेखाएं खींचे, स्पर्श रेखा हम खींचे किसी बिंदु पर विद्युत बल रेखा पर, तो क्या दिखाएगी? बल की दिशा। ये तो पहले हमने देख ही लिया कि किसी पॉइंट पर बल की दिशा दिखाई है और उस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो। दूसरा है, ये धनात्मक से शुरू होती है, ठीक है? धनात्मक आवेश से शुरू होती है और ऋणात्मक आवेश पर खत्म होती है। धनात्मक आवेश से शुरू और ऋणात्मक आवेश पर खत्म होती है। यानी इसकी दिशा में अगर दिखाएंगे, अगर कोई धनात्मक आवेश है और यहाँ पर एक ऋणात्मक आवेश है, तो ये धनात्मक से शुरू होती है और ऋणात्मक पर खत्म होती है। तो ये तो हमने इस नियम के थ्रू बताया। तीसरा नियम आता है कि ये धनात्मक से, मतलब जहां से भी निकलती है, यानी जहां से निर्गत होती है, निर्गत यानी जहां से निकलती है, और जहां पर प्रवेश होती है, ठीक है? प्रवेशित होती है, दोनों स्थान पर, दोनों स्थान पर ये लंबवत होती है, लंबवत होती है। यानी अगर ये पॉजिटिव सरफेस है और ये नेगेटिव सरफेस है, तो ये निकलेगी हमेशा लंबवत इस सरफेस से। अगर मैं यहाँ से निकालूं तो ये यहाँ से लंबवत निकलेगी और ऐसे जाकर ये लंबवत ही खत्म होगी यहाँ पर, ये इस तरह से। इसकी दिशा तो हमने दिखाई कि धनात्मक शुरू होती है धनात्मक से फिर ऋणात्मक की तरफ, ठीक है? तो ये मैंने इस एग्जांपल में ये बाकी लाइन मैंने इसलिए नहीं बनाई ताकि मैं तीसरा ये नियम लिख दूं, इससे आपको ये समझ में आए। तो ये धनात्मक से इस तरह शुरू होती है और ये ऋणात्मक पर, यानी जहाँ से शुरू हो रही है वहां से भी 90 डिग्री एंगल बनाएगी सरफेस से। ये जो सरफेस है यहाँ से 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, तो ये लंबवत होगी। अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से लंबवत निकलेगी और यहाँ पे लंबवत खत्म होगी। और ये भी, ये मैंने जो लाइन बनाई ये भी यहाँ से इस सरफेस से ये लंबवत है, तो ये इस तरह से इनकी दिशा इस तरफ होगी। और ये नीचे भी ऐसे बना सकते हैं, ठीक है? तो ये धनात्मक पर और ऋणात्मक जहाँ पर भी ये स्टार्ट होती है और जहाँ पर ये खत्म होती है, हमेशा वहाँ पर क्या होती है? लंबवत होती है, ठीक है? उसके बाद लेते हैं चौथा, कि ये खुले कर्व में होती है। खुले में मतलब कैसे? अगर यहाँ पर हम ओनली एक ही आवेश लें, ये ओपन कर्व होती है। जैसे यहाँ से ले तो ये 90 डिग्री से निकलेगी और इस तरह से, ठीक है? ये इस तरह निकलती है, यानी क्लोज लूप नहीं बनाती है। जहाँ शुरू होती है वापस वहीं खत्म नहीं होती, ये आगे बढ़ जाती है। तो ये ओपन कर्व होती है, यानी खुले वक्र में होती है। अगर ऋणात्मक आवेश के लिए देखें, अगर ऋणात्मक आवेश के लिए देखें तो ये इनकी दिशा होगी, सेम लाइन तो ऐसे ही बनेगी। मैं कम बनाता हूँ इस बार लाइन, ठीक है? पर इनकी दिशा हो जाएगी अंदर की तरफ, क्योंकि ऋणात्मक की तरफ आती है। तो ये मोटा मोटा बस इसमें यही रूल चलते हैं कि ये लंबवत निकलती है, जो इन पर जो बल होता है वो अगर इन पर स्पर्श रेखा खींचे तो बल की दिशा बताती है। और ये ओपन कर्व में होती है, यानी इस तरह से निकलती है, ठीक है? उसके बाद अगर हम दो आवेश ले, जैसे इसको मिटा देते हैं पहले। उसके बाद आता है कि दो बल रेखाएं आपस में कभी भी नहीं काटती है, ठीक है? दो बल रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती है।
अब इसका क्या मतलब हुआ? तो मान लीजिए एक बल रेखा इस तरह से और दूसरी बल रेखा है इस तरह से, ठीक। तो अगर मैं इस पहली बल रेखा पर अगर स्पर्श रेखा खींचूंगा तो ये इस दिशा में बल बल को दिखाएगी, ठीक है। और अगर दूसरी वाली पर स्पर्श रेखा खींचूं तो ये दिखाएगी इस दिशा में बल को। तो एक ही पॉइंट पर दो रिजल्टेंट फोर्स नहीं हो सकते, तो इसलिए दो बल रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती, ठीक है। उसके बाद अगला है कि अगर हम दो आवेश लें, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो हम बल रेखाएं कैसे बनाएंगे? अगर ये पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो ये तो मैंने बता दिया आपको, ये इस तरह से बनेगी। इस तरह से प्लस से निकलेगी माइनस की तरफ, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आवेश। और अगर दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, ठीक है, तो आप इस वाले एग्जांपल से समझ लीजिए, अगर दोनों पॉजिटिव हो तब कैसा होगा। तो देखिए इस स्थिति में क्या होगा कि जो बल रेखा है इससे निकलेगी वो इस पे समाप्त नहीं होगी, तो ये निकलेगी कुछ इस तरह से, इससे भी निकलेगी इस तरह से। तो ये जो पीछे वाली ये तो इस तरह से निकल जाएगी। ये इस तरह से बनेगी। यानी अगर दो आवेश अगर इस तरह से हो तो बल रेखाएं इस तरह से निकलेगी, यानी कुछ एरिया खाली भी रह जाएगा, यानी उस एरिया में रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा, क्योंकि उस एरिया में कुछ एरिया में उसमें बल रेखाएं होंगी ही नहीं। तो दो धनावेश के लिए हम इस तरह से बना सकते हैं और ऋणावेश धनावेश के लिए इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो अब जब हम बल रेखाओं को समझ गए तो उसके बाद समझते हैं विद्युत फ्लक्स को, कि फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। तो पहले ये मिटाते हैं। तो अब देखते हैं विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं ओनली जो बल रेखा है उनकी संख्या को, यानी किसी पृष्ठ पर अगर हम कोई पृष्ठ लें उस पर उससे निकलने वाले जो बल रेखा है उनकी संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे कि मान लीजिए कि ये एक प्लेट है, ठीक है। तो विद्युत बल रेखाएं हम इस तरह से बनाएंगे। तो किसी भी पॉइंट पर, यानी मान लीजिए हम इस एरिया में एक छोटा सा एरिया लें, मैं थोड़ी और पास बना देता हूँ ताकि, तो अगर हम कोई एक पर्टिकुलर एरिया लें किसी पॉइंट पर, ठीक है, हमने इस पॉइंट पर ले लिया ये एरिया, छोटा सा एरिया। तो इससे जितनी बल रेखाएं निकल रही है, यानी मान लीजिए एक दो तीन बल रेखाएं निकल रही है, वैसे निकलती अनंत है, लेकिन हम मान लेते हैं कि इसमें से ये बल रेखाएं निकल रही है, इतनी बल रेखाएं निकल रही है। तो इनकी संख्या को हम कहते हैं विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो विद्युत बल रेखाएं क्या है? किसी पॉइंट पर किसी विद्युत क्षेत्र में किसी एरिया से, यानी अगर हम इसका एरिया डी ए मान लें तो किसी एरिया से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, ये मान लीजिए हमें दिखाना है, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र ई है, ठीक है। तो हमें अगर ई को डॉट प्रोडक्ट कर दें डी एस से तो हमें मिलेगा विद्युत फ्लक्स डी फाइव। अब ये डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? देखिए मान लीजिए मैंने एक सरफेस ली, ये एक सरफेस ले ली मैंने,
इस पर से विद्युत बल रेखाएं निकल रही होगी बहुत सारी। मान लीजिए इस डायरेक्शन इस तरह से निकल रही होगी विद्युत बल रेखा। तो मैं इस चीज को, मान लीजिए इतनी सारी विद्युत ये क्षेत्र ये रेखाएं निकल रही है, मैं इसको ओनली एक लाइन से दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सारी पैरेलल ही। तो छोटा से एरिया के लिए मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, क्योंकि सही सही बल रेखा इसी दिशा में। तो मान लीजिए विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, इसको दिखाते हैं हम ई से। मगर अगर इस पृष्ठ के लंबवत हम देखें, तो मान लीजिए ये पृष्ठ के लंबवत एरिया को हम इस तरह से दिखाते हैं, ये हो गया डी ए। तो ये भी सदिश राशि है, क्योंकि एरिया भी सदिश राशि होता है कि एरिया का जो ये किस एंगल पे है एरिया, यानी पृष्ठ के लंबवत अगर हम लाइन खींचे तो इसका डायरेक्शन क्या आता है, और विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन क्या है। तो इन दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा थीटा, ठीक है। मान लीजिए विद्युत क्षेत्र इस तरह से था सीधा, तो फ्लक्स कितना निकलेगा ये डिपेंड करता है कि जो जो एरिया है, मान लीजिए मैं एक सरफेस लेता हूँ इस तरह से, इस तरह से ओनली सीधा रखता हूँ तब कुछ अलग आएगा। और अगर यही विद्युत क्षेत्र है और मैं इसको ऐसे चपटा रख देता हूँ, तब इससे निकलने वाला फ्लक्स अलग आएगा। तो हम लेते हैं एरिया का जो डायरेक्शन है और विद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन, उनके बीच में जो एंगल है उसका कोस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये होता है। तो इसको लेते हैं ई डी ए कोस थीटा, ये होता है फ्लक्स। तो कोस थीटा मतलब क्या है, देखिए हमें लेना है कि इसी डायरेक्शन में, या तो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन लीजिए, ठीक है। तो हम लेते हैं विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन में एरिया का कितना वैल्यू आएगा। तो इस एरिया को लेते हैं हम, ये तो है ई और ये है डी ए। तो अगर हम इस पर लंब डालें इसे यहाँ से इस तरफ, ये एंगल थीटा है और ये है डी ए। अगर मैंने ये लाइन इसके डी ए की लंबाई में ये लाइन बनाई है, ये तो ई है। तो इस तरफ क्या क्या आएगा इसका, डी ए कोस थीटा, और ये बनेगा डी ए साइन थीटा। तो हमें मतलब है क्षेत्र में जो विद्युत क्षेत्र है उसी की दिशा में, तो उसी की दिशा में ये वाला आएगा डी ए कोस थीटा। तो इन दोनों का मल्टीपल आएगा, ठीक है। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो होगा विद्युत फ्लक्स, ठीक है। ये आगे आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा जब हम कुछ एग्जांपल लेंगे। तो उसको बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। तो अगर ये कोस थीटा, अगर कोस थीटा बराबर, यानी कोस थीटा नहीं लिखते हैं हम, लिखते हैं यानी अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, 0 डिग्री यानी ये जो एरिया है, एरिया उसी दिशा में हो, ठीक है। इसके ऊपर जो हमने लंब खींचा ये अगर इसी दिशा में, इन दोनों के बीच में जीरो एंगल आ जाए, यानी एरिया और जो विद्युत क्षेत्र है दोनों की दिशा एक ही हो, तब क्या होगा, कोस थीटा अगर जीरो हो तो कोस जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अगर ये 1 हो जाएगा तो डी फाइव इज इक्वल टू आएगा ई ए, इससे में आएगा ई ए जो होगा मैक्सिमम होगा। अगर ये ई की दिशा ये है, ठीक है। अगर ये हो 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो अगर यहाँ 90 रख दे तो ये जीरो हो जाएगा। तब क्या होगा, कोस 90 इज इक्वल टू आएगा जीरो, तो इससे डी फाइव ये आएगा जीरो, यानी पृष्ठ से निर्गत प्लस, यानी इस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स क्या जीरो आएगा। अब वो किस तरह से आएगा, मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है ई। अगर मैं इस विद्युत क्षेत्र में मान लीजिए इस तरह से ये जो सरफेस है इसको इस तरह से चपटा रख दूं, तो ये पूरा जो विद्युत क्षेत्र की जो सारी बल रेखा है या तो ऊपर से निकल जाएगी और एक नीचे से निकल जाएगी। वैसे पृष्ठ को बोलते हैं जिसमें एक ही फेस हो, उसको हम वैसे, जिसका एक ही फेस हो उसको बोलते हैं पृष्ठ। तो इस फेस से अगर हम देखें तो इसके सारी बल रेखा इसके पैरेलल निकल जाएगी, इससे आर पार नहीं हो पाएगी। आर पार कब होगी, जब इसको खड़ा रखेंगे। अगर हम इसको पानी की तरह मान लें तो ये, अगर पानी की धाराएं मान लें तो ये सारी पानी एक कुछ तो ऊपर से निकल जाए कुछ नीचे निकल जाए, लेकिन इसके अंदर से होकर निकलेगा, ठीक है। और अगर हम इस तरह से रखें तो इसके अंदर से होकर निकलेगा, तो फ्लक्स मिलेगा नहीं। और इस स्थिति में फ्लक्स नहीं मिलेगा तो इस स्थिति में क्या आएगा, फ्लक्स जीरो।
अगर थीटा इज इक्वल टू मान लीजिए 180 डिग्री हो तो कोस 180 कितना आता है, -1। तो -1 को क्या समझें, -1 का मतलब है जो ये डी है, यानी फ्लक्स तो, यानी जो विद्युत क्षेत्र है वो तो इस दिशा में, पर ये जो एरिया है इसकी दिशा ये है, इसके सेम है पर ऑपोजिट है। तब इस स्थिति में आएगा फ्लक्स आएगा माइनस d5 इज इक्वल टू -EA, इस दिशा में इस तरह से आता है। यानी अगर फ्लक्स देखें, मान लीजिए ये एक हमने बंद प्रश्न मान लिया, तो हमने इसका जो फेस है हमने ये लिया है, लेकिन अगर हमें ये अंदर वाले फेस से मतलब हो, अगर हमें अंदर से निकालना हो, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ हो, पर हमें निकालना है अंदर कितना फ्लक्स आ रहा है, तो हम एरिया अगर हमने डी ए इस तरफ लिया है और ई को हमने लिया है इस तरफ, इस स्थिति में ये फ्लक्स माइनस में आएगा। ठीक है, तो हमने तीनों केस देखे जिसमें अगर 0 डिग्री हो, यानी जितना इसका विद्युत क्षेत्र से कितना एंगल है इस एरिया के डायरेक्शन का, जितना भी इसका एंगल होगा उस हिसाब से इसमें क्या फ्लक्स अलग अलग आएगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ हमने क्वेश्चन लिया है कि एक वर्गाकार फ्रेम जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, जो कि ये 20 न्यूटन पर कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा हुआ है, एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा हुआ है कि फ्रेम पर अभिलंब विद्युत क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो फ्रेम से संबंधित विद्युत फ्लक्स निकालना है। क्या ये सिचुएशन क्या है, डायग्राम बना के समझते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र दिया है, एक समान विद्युत क्षेत्र को इस तरह से दिखाते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, कितनी भी लाइन है इनके बीच में डिस्टेंस बराबर बराबर होगी और ये एक ही दिशा में होगी। ठीक है, एक ही दिशा में पैरेलल चलती हुई इस तरह से बनाते हैं पर एक समान विद्युत क्षेत्र को। तो ये क्षेत्र तो इस तरह से, पर जो फ्रेम है, जो 10 बाई 10 का फ्रेम है, ये इस तरह से बनाया हुआ है। ठीक है, इसकी प्रत्येक भुजा क्या है, 10 बाई 10 की है सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर की है। ये क्या है, अगर हम इस जो ये सरफेस है, ये जो 10 बाई 10 का फ्रेम है, इसकी सरफेस से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो वो जो विद्युत क्षेत्र है इससे क्या बनाएगा, 60 डिग्री का एंगल बनाएगा इस तरह से। अगर यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र ये इसके पैरेलल कीजिए तो भी 60 डिग्री हो, तो यहाँ से मैंने 60 डिग्री बना लिया इसको। तो ये प्रॉब्लम इस तरह से हमें निकालना है, इससे निर्गत फ्लक्स कितना होगा। तो फ्लक्स निकल तो रहा है इस तरह से, पर हमें क्या होता है कि फ्लक्स जो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है सरफेस से इस डायरेक्शन में निकालना होता है, या फिर इसकी डायरेक्शन में इसको लेना पड़ता है। तो निर्गत फ्लक्स के लिए हम क्या फॉर्मूला निकालते हैं कि d5 इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, इनमें क्या होता है, दोनों सदिश गुणनफल होता है, दोनों दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट होता है। अगर इसको हटाएं तो हम लिखें d5 इज इक्वल टू ई डी ए कोस थीटा। तो हमें जो जो दिया है सबसे पहले लिख देते हैं। दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, फ्रेम की लंबाई, यानी फ्रेम वर्गाकार है, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होगी, तो 10 बाई 10 है, तो यानी एरिया, पहले ये लिख देते हैं, लेंथ दी हुई है इसकी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 10 × 10⁻²मीटर। और अगर विड्थ है तो इसका तो ये एल है, तो अगर वर्गाकार है तो दोनों बराबर होगी। तो एरिया निकालेंगे, अगर यहाँ से एरिया निकालें तो होगा L², तो ये बराबर होगा 10 × 10⁻², को हम लिख सकते हैं 0.1। ठीक है, तो जो एरिया होगा ये 0.1 × 0.1 यूनिट आई मीटर स्क्वायर। तो हमने एरिया निकाल लिया। ठीक है, ये एरिया हो गया। विद्युत क्षेत्र ई बराबर दिया हुआ है हमें 20 न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो सही दिया। इसको हमने ये सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज कर लिया, और ई दिया हुआ है, हमें ओनली करना है इनका जो थीटा है, ये 60 डिग्री है, तो यहाँ से कोस थीटा क्या आ जाएगा, यहाँ से निकाले तो कोस 60 डिग्री हमारे पास आ जाएगा 1/2।
ठीक है, तो सारी वैल्यू पुट करते हैं। तो डी फाइव इज इक्वल टू आएगा यहाँ से, डी फाइव इज इक्वल टू ई लिखेंगे पहले, पहले ई लिखेंगे 20 न्यूटन पर कूलम, ई डी ए। तो एरिया क्या है हमारे पास 0.1, 0.1 तो 0.1 और कोस थीटा आएगा 1/2, तो 1/2 तो 2 से तो कटेगा 10 बार, 10 को अगर इससे करें तो हो जाएगा 1 और 1 को 0.1 से करेंगे तो आएगा 0.1, यानी आएगा 0.1। अब इसकी यूनिट लिखते क्या हम, इसकी यूनिट अभी के लिए हम बनाते हैं यहाँ से, ये तो होगा न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन पर कूलम और ये होगा मीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसकी यूनिट अभी के लिए हम लिखेंगे हम न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने ये फ्रेम देखा, यानी हमने एक एग्जांपल देखा है। इसके बाद हम नया टॉपिक पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, जो होगा गाउस का नियम। तो ये हमने जो जितना भी कुछ पढ़ा है, ये सब हमने फाउंडेशन तैयार किया ताकि हम गाउस का नियम पढ़ सकें। तो क्योंकि गाउस का नियम पढ़ने से हम क्या, जो भी हमारे जो एक सिमेट्री जैसे एक गोला होता है, प्लेट होती है, इस पर हम निर्गत फ्लक्स निकाल कर हम विद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हैं किसी पॉइंट पर। तो हम उस टॉपिक पढ़ने के लिए हमने जो विद्युत बल रेखाएं थी और विद्युत फ्लक्स, इसके बारे में पढ़ा। अगले अगले लेक्चर में हम गाउस का नियम पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।